दर्शकों नमस्कार। आनंद कला मंच भिवानी में हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं श्री विकास अग्रवाल जी। अग्रवाल ट्रेडर्स भिवानी के ये फाउंडर डायरेक्टर हैं और अभी जल्द ही सुर्खियों में होगा हरियाणा का पहला सोलर विलेज गुरुकुल खेड़ा गांव, क्योंकि उस गांव के 265 घरों को इन्होंने सोलर एम्पावर्ड करने की जो डिप्टी सीएम के साथ योजना है उसमें ये शामिल है और अभी कार्य प्रगति पर है। जी हां, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया और 1 करोड़ घरों को सोलर एम्पावर्ड बनाने की ये जो मुहिम चलाई है, उसी में मैं आपको बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं ये विकास अग्रवाल जी, और यही बताएंगे डिटेल में उस स्कीम के बारे में भी और उससे जुड़े हुए क्या चैलेंजेस हैं या आम आदमी तक उस स्कीम का लाभ, उस योजना का लाभ कैसे पहुंच सकता है। तो बिजनेसमैन की तरह नहीं, बल्कि एक सोशली रिस्पॉन्सिबल एम्पावर्ड सिटीजन और एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन के ओहदे से मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। तो विकास जी, आपके क्या विचार है अभी ये जो नई योजना शुरू की है प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, तो इससे हम शुरू करते हैं हमारी इस चर्चा को। तो आप बताइए कि ये योजना कहाँ तक लाभदायक रहेगी। सबसे पहले तो मैं आनंद कला मंच का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आपके स्टूडियो में आके हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकें। और देवांश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने जो घोषणा की है 22 तारीख को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, ये घोषणा बहुत ही कामयाब होने वाली है। और इस जी घोषणा के बाद 1 करोड़ घरों का उन्होंने टारगेट लिया है। इस 1 करोड़ घरों का टारगेट उन्होंने लेके उन्होंने ये बताया कि रूफटॉप सिस्टम, आरटीएस सिस्टम जो बोलते हैं हम, हाँ सोलर जी, हाँ जी। रूफटॉप सिस्टम, अगर ये ऑन ग्रिड सिस्टम घरों में लग जाएंगे, उसके बाद उन्होंने बजट में भी डिक्लेयर किया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, 300 यूनिट तक का जो बिल है वो हर कस्टमर का, जो 1 करोड़ घरों में जो सोलर लगाने जा रहे हैं उनका बिल जीरो हो जाएगा। यहाँ और मैं आपको टोकना चाहूँगा, आपने जैसे जैसे स्कीम का ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं आपको टोकना चाहूँगा ताकि मेरे दर्शकों तक वो जो बात है, वो डिटेल है, वो क्लैरिटी है, वो पहुँच सके कि अभी हमने 1 करोड़ घरों को सोलर एम्पावर्ड करने का जो है टारगेट लिया है। तो अब तक कितने सोलर एम्पावर्ड हो चुके हैं घर हमारे इंडिया में, उसका क्या फिगर है सर? देखिए, अभी तक जो सोलर एम्पावर्ड हो चुके हैं वो करीब 8 से 10 लाख की फिगर है। और ये बहुत ही कम फिगर मैं मानता हूँ। अभी तक जो अवेयरनेस है लोगों में वो बहुत कम है। और आने वाला जो टाइम है वो सोलर का है। रिन्यूएबल एनर्जी पर हमें बेस्ड होकर चलना ही पड़ेगा। फॉसिल्स फ्यूल्स का और लिमिटेड रिसोर्स है, उनका यूज़ हमें कम से कम करना होगा। आपको पता है, बिजली जो जनरेट करने का जरिया है वो कोयला है, पानी है। कोयले और पानी से हम बिजली को जनरेट जी। करते हैं। और बिजली को जनरेट करने के लिए कोयला और पानी दोनों ही सीमित मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। हमें जो अनलिमिटेड रिसोर्स है एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, सूर्योदय के नाम से प्रधानमंत्री जी ने ये योजना पूरे इंडिया के अंदर लागू की है। 1 करोड़ घरों के अंदर इंडिया के जो नागरिक हैं उनके लिए योजना की है। उनको ये पता है कि इंडिया को अगर डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में लेके आना है, क्योंकि इंडिया युवाओं का देश है, आने वाला जो टाइम है, इंडिया को डेवलपमेंट, अभी डेवलपिंग जी कंट्री है और इसको डेवलप्ड कंट्री में अगर शामिल होना है तो इसकी एक रैंकिंग भी होती है। वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी पोल्यूशन की एजेंसीज हैं वो इसको एक रैंकिंग देती हैं। आपने सुना होगा, संघई है, चाइना का जो कंट्री जी है, जी वो पोल्यूटेड कंट्री की लिस्ट में 5वें नंबर पे आ गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। जी। राइट। और उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है चाइना के अंदर, और वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर हुए। अवेयर होने के बाद अभी हालात वो ये है कि वो बहुत ही साफ़ सुथरे ग्रीन सिटी के अंदर अब वो 5वें नंबर है पूरे वर्ल्ड पर। तो ये उन्होंने अपने आप में चेंज लेके आए। चेंज किस तरीके से लेके आए? उन्होंने फॉसिल्स फ्यूल्स का यूज़ कम किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ किया, लिथियम आयन बैटरी को लगाया। अब वहाँ देखेंगे फ्लाईओवर पर भी जो ट्रक, जिसके अंदर बजरी है, रेती है, रोड़ी है, पूरा पूरा ट्रक जो है, बिल्डिंग मटेरियल है, पूरा पूरा जो ट्रक है वो पूरा कवर होगा। उसमें कोई भी धूल मिट्टी, पीछे वाला जो कोई गाड़ी चला रहा है उसके पास नहीं होगी, बाइक चला रहा है उसके पास नहीं आएगी, डस्ट नहीं आएगी। उसके अलावा वो ट्रक जो है, आप सोचकर हैरान रह जाएंगे, वो ट्रक जो है वो लिथियम बैटरी से ड्रिवन ट्रक है। उसके अंदर कोई भी पेट्रोल डीजल किसी टाइप का कोई इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरीके से वहाँ जो घर हैं, घर अपने इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी एनर्जी खुद बना रहे हैं। और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो उनके घरों में है वो उस एनर्जी से ही, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ ना करके, बल्कि उस सोलर एनर्जी से वो सारे व्हीकल चार्ज हो रहे हैं। जी, बहुत अच्छा कि हम भी जो है नया भारत जिसकी हम बात करते हैं, न्यू इंडिया हम इसकी बात करते हैं। देखिए, जिन कंट्रीज़ का आपने नाम मेंशन किया या कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एक टाइम पर ऐसे प्रोटोकॉल और ऐसी एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं कि उनमें ये डेवलपिंग जो नेशंस हैं, उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया है कि हम भुगत रहे हैं डेवलप्ड कंट्री के पॉल्यूशन को, और आज ये लोग जो है डेवलपमेंट या फॉसिल फ्यूल या रिन्यूएबल एनर्जी की बातें कर रहे हैं। खैर, उस विषय पर बाद में आएँगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने बात करी कि अवेयरनेस की,
तो अवेयरनेस में आम आदमी को ये जो कई बार क्या होता है, स्कीम कोई लोग जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, और लैगार्ड्स उसको अडॉप्ट करने में डिले रह जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब तक अगर 2017 से ये शुरुआत हो चुकी थी मुहिम सोलर ऊर्जा की पूरे देश भर में, और अब तक 10 लाख ही हो पाए हैं, तो यानी 1 करोड़ का टारगेट है, यानी 90 लाख का जो गैप है वो कहीं ना कहीं हमें पूरा करना है। तो ऐसे क्या कारण रहे या क्या मिथ रहे इस सोलर रूफटॉप जो ये हमारी इसको लेकर के, कि सोलर ऊर्जा को लेकर के, सोलर पैनल्स को लेकर के, वो एक बार आप दर्शकों से शेयर करें कि क्यों आम आदमी झिझकता है एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली हो। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये थी देवांश जी, कि जो सोलर पैनल के प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा कॉस्टली थे, हायर साइड में थे, एक्सपेंसिव थे। उसके अलावा सबसे एक दिक्कत और थी, हमारे जो इंडिया के अंदर बहुत से गांव जो हैं, 2020 से पहले की अगर हम बात करें, 18 से पहले की बात करें, बहुत से गांव में अभी तक भी बिजली की भी दिक्कतें थी, बिजली नहीं थी। और देखिए, ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम रूफटॉप योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर की है, ये योजना तभी कामयाब है जब उस गांव के अंदर, वो उज्ज्वल योजना में जगमग योजना, आप समझते हैं उज्ज्वल जगमग योजना मतलब ये है, उस गांव के अंदर 18 से 20 घंटे एवरेज पूरे दिन में लाइट रहती हो। ऑन ग्रिड सिस्टम का मतलब ही ये है, अगर ग्रिड ऑन होगी तो ही ये सिस्टम काम करेगा, अगर ग्रिड ऑफ होगी तो ये सिस्टम काम करना बंद कर देगा। ये लाइट की जनरेशन भी नहीं करेगा, और जो ऊपर से सन की एनर्जी आ रही है उसका यूटिलाइज खत्म हो जाएगा दिन के टाइम में। तो इसलिए गाँव में लाइट रहना, शहरों में लाइट रहना जरूरी है। अब हम 2020 के बाद देख रहे हैं कि शहर में और गांव में लाइट की कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत से हमारे गांव, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत से हमारे गांवों को अब उज्ज्वल योजना के अंदर, जगमग योजना के अंदर डाल दिया है। आज हमारे पास कस्टमर की जो इंक्वायरी आ रही है वो गाँव से ज़्यादा है। और पहले क्या होता था, ये ऑफ ग्रिड सिस्टम ज़्यादा चलते थे। ऑफ ग्रिड के अंदर होता क्या है, 2 बैटरी कस्टमर लगा लेता था, उसके ऊपर 4 पैनल लगा लेता था। फिर ये कस्टमर देखता था कि यार मेरा बिजली बिल में तो कोई सेविंग हुई नहीं। बिजली बिल में सेविंग, ये मिथ मैं बता रहा हूँ आपको, बिजली बिल में सेविंग होगी कैसे? वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो बैटरी को चार्ज करने में लग गई। अब कस्टमर को ये नुकसान होता था। अब ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या है, कस्टमर का कोई भी जो रिकरिंग कॉस्ट है, जो रनिंग कॉस्ट है, वो नहीं है। उसके अंदर कोई भी बैटरी का यूज़ नहीं है, किसी भी टाइप का उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़, कंजम्पशन नहीं है। 300 यूनिट तक का हमारी गवर्नमेंट ने इसमें बिल फ्री भी दे दिया है, जिसने भी कस्टमर ने रूफटॉप सिस्टम लगा रखा है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपनियां भी आई जो पैनल बनाकर, उनकी एफिशिएंसी है नहीं, उसके ऊपर लिख दिया 500 वाट, वो है 300 वाट का या 200 वाट का, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। बहुत से चाइना के ब्रांड, बहुत से बाहर के कंट्रियों ने आके इंडिया में लोगों को ठगा। लेकिन अभी जो सिस्टम चल रहा है, अभी जो हमारी एमएनआरई है, एमएनआरई की जो गाइडलाइंस है, अरेडा की जो गाइडलाइंस है, उनके अकॉर्डिंग ALMM, आप जानते मैं हैं। दर्शकों को बता दूं कि MNRE की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसमें सर हम डिटेल में बात करेंगे, हम थोड़ा जल्दी भागेंगे तो हमारे दर्शकों को थोड़ा समझ नहीं आएगा। मैंने बात करी कि मिथ रिलेटेड, हम इसको थोड़ा सा कॉमन अगर लैंग्वेज में लेकर, मिथ रिलेटेड कि भाई सूर्य, ये जो सोलर ऊर्जा है ये दिन के अंदर इतना जनरेट नहीं कर पाएगी, जैसे ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड की बात नहीं करते। खैर ऑन ग्रिड की बात करें तो हाँ, वो दिन के अंदर यूटिलाइज उसको किया जा सकता है। कि भाई मिथ जैसे कि बारिश के कारण इसकी एफिशिएंसी फर्क पड़ेगा, या चार्ज ही नहीं करेगा, या जनरेट ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे क्या मिथ्स हैं? नहीं, ऐसे मिथ्स हैं मार्केट में कि बारिश में काम नहीं करता। बारिश में प्रॉपर काम करता है। बारिश में कोई दिक्कत नहीं होती सोलर इसकी ऊर्जा में? एफिशिएंसी जो है वो 20 से 30% डाउन हो जाती है। और सर्दियों में ये फॉग के कारण? सर्दियों में जो नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो फॉग का मौसम रहता है, तो इसके अंदर जो इसकी एफिशिएंसी है वो 20 से 30%, जब लो लाइट कंडीशन होंगी। लेकिन आजकल पैनल्स ऐसे आ भी गए हैं, जैसे हम बात करें मोनो बाइफेशियल पैनल की, अडानी कंपनी ने अपना लॉन्च किया है, विक्रम ने लॉन्च किया, वारी ने लॉन्च किया। उन पैनल की हम बात करें तो एन टाइप पैनल है, लो लाइट कंडीशन में भी वो पैनल अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी दिखाते हैं। लेकिन फिर भी बारिश के टाइम में, फोगी डे में, ये अपनी 20 से 30% इनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। 20 से 30% डाउन? हाँ, जो हम पर किलोवाट एफिशिएंसी की बात करते हैं, जो पर किलोवाट हम जनरेशन की बात करते हैं, उसमें हम 365 डेज को लेकर नहीं चलते, हम उसमें 300 डेज को ही लेकर चलते हैं। 65 डेज में हम क्या मानते हैं, कस्टमर के घर पर लाइट का कट भी होगा, कस्टमर के यहाँ कोई भी बारिश की वजह से लाइट का बड़ा कट भी लगा होगा, या फिर उस एरिया में पावर फेलियर ज़्यादा लंबे टाइम रही होगी, या फिर उस एरिया में धुंध ज़्यादा रही होगी। नॉर्थ इंडिया की बात करें, साउथ की बात करें, धुंध ज़्यादा रही होगी, बारिश रही होगी, तो उस वजह से उस टाइम पे जो एफिशिएंसी है वो पैनल की डाउन होने की वजह से हम 300 दिन के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन बनाते हैं। कस्टमर को जो हम इसका आउटपुट दिखाते हैं, जो उसकी ROI दिखाते हैं, वो 365 की बजाय 300 दिन के हिसाब से ही दिखाते हैं। दोस्तों, ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जितना निवेश किया है उसके ऊपर आपको वापस कितना मिलेगा, उसकी ये जो है बात कर रहे हैं। और वो कितने % आपने बताया सर? अभी मैं जो ROI बता रहा हूँ सर कस्टमर की, आप मान के चलिए करीब करीब 18% के करीब करीब कस्टमर 18% उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 2.5 साल के अंदर अंदर ये सिस्टम जो है कस्टमर का, मैं मानता हूँ फ्री हो जाता है।
ठीक है, हम इस पर यही चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़े सरल शब्दों में के साथ, ताकि आम जन तक ये हमारी बातचीत जो है पहुंच सके। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो कंप्लीट अब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा इस स्कीम का, तो इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, बिजनेसमैन, कितनी प्रकार की कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि मेरे ख्याल से बैटरी की अलग और इस तरह से, ये देखिए कुछ पे थोड़ा सा डिटेल दी। सोलर पैनल बनाने वाली जो कंपनियां हैं देवांश जी, जी। वो बैटरी कंपनियों से मैक्सिमम अलग है। बैटरी और वो डिफरेंस है वो उनमें। डिफरेंस है। जैसे अडानी अपने इंडिया का काफ़ी बड़ा प्लेयर है सोलर के अंदर, और काफ़ी पुराना प्लेयर है। ऐसे ही विक्रम जो है वो काफ़ी बड़ा प्लेयर है, पुराना भी है। ये लोग लिथियम बैटरी में तो आगे आने वाले टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी सोलर एनर्जी पे ही इनका पूरा फोकस है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त लेके आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट लेवल के ही प्लेयर बन चुके हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग, दूसरे कंट्री को भी माल देते हैं। और अभी आने वाला जो टाइम रहेगा वो टेक्नोलॉजी का रहेगा। आप देखिए इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी मूव हो रही है। पहले पॉली क्रिस्टलाइन पैनल आए, उसके बाद पॉली पर्क आए, उसके बाद मोनो पर्क पैनल आए। ये जो सोलर पैनल होते हैं उनकी वेरिएंस उनकी वेरिएंस है। मोनो बाइफेशियल आए, अभी मोनो बाइफेशियल में भी टॉपकॉन पैनल आ चुका है एन टाइप। इंडिया के अंदर 680 वोट का भी टॉपकॉन पैनल जल्द ही आने वाले 1 महीने में लॉन्च होने वाला है। अच्छा। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, 2024 के एंड तक या 2025 की शुरुआत में 1 किलोवाट का सिंगल एक ही पैनल। एक पैनल जो उसकी कितनी आप उसका बताइए मापदंड, मापदंड ये ऊंचाई। है, अभी जो आ रहा है मापदंड ये है कि 680 वाट का अडानी कंपनी ने भी लॉन्च कर दिया है। अभी 575 का मार्केट में रेगुलर आ रहा है, लेकिन 680 वोट का भी अभी आने वाले टाइम में अडानी का पैनल मार्केट में रहेगा। एन टाइप पैनल है। एन टाइप मैंने जैसे बताया लो लाइट कंडीशन में अच्छा काम करता है। तो आपने बताया कि एम पैनल एजेंसीज कौन कौन इसमें काम कर पाएंगी, कौन कौन से बड़े प्लेयर स्टेक होल्डर इसमें अपना ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी दे पाएंगे। मतलब कंप्लीट मुनाफा जो है बिजनेस ओरिएंटेड किसको होगा, और उसका जो है कैसे वो जो कंपनियां इन्वॉल्व होंगी। क्या जैसे मान लो कि हमें अगर मटेरियल इसका इंपोर्ट करना पड़ गया, सपोज हमारी जो पैनल बनाने वाली कंपनियां, मेक इन इंडिया की हम बात करें, अगर वो इंडिया में फिलहाल उनका स्टेटस क्या है कि अगर वो वीक पड़ी तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा तो हमारा कहीं ना कहीं वो चार्ज बढ़ जाएगा, और डायरेक्टली जो है और इनडायरेक्टली वो हमारे एंड कस्टमर के ऊपर उसका असर आएगा। तो आप मुझे ये बताइए, जो स्कीम है इसमें जैसे ये जितने भी इन्वॉल्व हैं, तो क्या वो इंडिया के ही हैं, या हमारे पास क्या इतनी कैपेसिटी है कि हम 1 करोड़ घरों को जो है इस स्कीम के जरिए प्रोवाइड करा सके, और एंड कस्टमर पे उसका कॉस्ट बेनिफिट उसके पास अच्छा रहे। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए बिल्कुल है देवांश जी, क्यों नहीं। आप देखिए कुसुम योजना जो हमारे पीएम मोदी जी ने स्टार्ट की थी, जी। इसी योजना के अंदर कुसुम योजना में 6000 करोड़ रुपए की हमारे भारत के किसान को सब्सिडी दी गई है। और कुसुम योजना में आप देखेंगे किसान जो है, अभी तक जिस किसान के यहाँ खेत के अंदर पूरा बिजली का कनेक्शन नहीं है, वो किसान अपनी जमीन से समरसीबल मोनोब्लॉक का यूज करके, सोलर पैनल का यूज करके पानी निकाल पा रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, रेगिस्तान का जो एरिया है, मरुस्थल का जो एरिया है, जहाँ बिना उपजाऊ जमीन है, उस जमीन पर भी खेती हो पा रही है। वो पॉसिबल कैसे हो पाई, वहाँ लाइट जाना पॉसिबल नहीं था, बिजली बोर्ड के खर्चे बहुत ज़्यादा थे, और इन्होंने कुसुम योजना देकर हमारी सरकार ने वहाँ तक भी बिजली पैदा करने का, इंडिपेंडेंट बिजली पैदा करने का कोई भी चार्ज नहीं लगा गवर्नमेंट का, केवल वो पैनल अवेलेबल कराए कस्टमर को। और उस पर आप विश्वास करें 90% सब्सिडी दी, अभी उस पर 75% किसान के लिए सब्सिडी चल रही है। और इतना ईजिली है, किसान ऑन साइट पर जाए और अपना रजिस्ट्रेशन करे और अपनी हैंड टू हैंड फीस दे। 3 HP का लेके 10 HP का लेके 15 HP के सारे पंप अवेलेबल हैं। और इतना समृद्ध किसान हो चुका हमारे एरिया का, उस एरिया में पंजाब में, हरियाणा में इतने पंप लगे हैं, 6000 करोड़ की सब्सिडी दी है। उसके अंदर भी जो पैनल यूज किया गया है, जहाँ तक कि आप बात कर रहे हैं कि पैनल अवेलेबल करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, 6000 करोड़ सब्सिडी का मतलब ये है कि वो सब्सिडी का जो पार्ट है वो 75% पार्ट है, उसके बाद उसमें कॉस्ट और भी लगी है। तो जो पैनल उसके अंदर यूज हुए हैं, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की एक ही कंडीशन है, MNRE की कंडीशन आप कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंडीशन है, उसमें जो पैनल यूज होगा वो मेक इन इंडिया यूज होगा। उसका एक कैटेगरी इन्होंने बनाई हुई है, ALMM। सिर्फ पैनल नहीं, मतलब उसमें जो हमारी जो पाइप्स होते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर की GI, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप है, पर्लिन है, फिर स्मार्ट मीटरिंग की मेरे ख्याल में इंडस्ट्री अलग मिलेगी। नहीं, स्मार्ट मीटरिंग भी तो ऐड करना पड़ता है। स्मार्ट मीटरिंग जो किसानों को अगर ऑन ग्रिड हमने करना है तो किसानों को जरूरत नहीं पड़ी स्मार्ट मीटरिंग की, क्योंकि उसमें तो VFD लगता है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी डिवाइस लग के वो जमीन से अपना पानी, जितने भी इंची का बोरिंग है उसको बस बोर करके देना है और उसने पानी अपना निकाला। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें जो पैनल लगे हैं वो पैनल 100% इंडियन मेड हैं। उसमें जो सेल हैं, कुछ कंपनियों ने इंपोर्ट जरूर कराए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उस सेल के ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी लगा दी है, जिसकी वजह से अगर वो सेल इंपोर्ट भी कराएंगे तो उनको वो कॉस्टिंग यहाँ जो मिलने वाली है वो कॉस्टिंग नहीं आने वाली। हमारी गवर्नमेंट का एक ही फोकस है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट,
इसलिए उन्होंने एक, आप साइट पर जाके देखेंगे, ताकि ये इंपोर्ट वाला जो है वो एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाए कि इंपोर्ट करके कोई महंगा ना बेचे और एक फिक्स्ड रेट के अंदर अवेलेबल हो। बहुत सी कंपनियां ऐसी थी जो JA सोलर है, बहुत सी कंपनियां थी जो इंडिया के अंदर चाइना से अपना मटेरियल यहाँ एक्सपोर्ट करती थी। अब गवर्नमेंट ने सबसे पहले उसके ऊपर कंडीशन लगाई कि जो भी फिनिश गुड, जो भी पैनल है, अगर बाहर से आप लेकर आएंगे तो उस पर 40% की कस्टम ड्यूटी लगाई, जिसकी वजह से हुआ क्या, जो इंडिया में बनाने वाले असेंबलर थे, बड़े प्लेयर थे, उनको वो कॉस्ट कमाने लगी तो चाइना से मंगवाएगा क्यों। और इंडिया में जो वारंटी देना है वो आसान है इंडियन कंपनियों को, और यहाँ के लोगों को उसके ऊपर फेथ भी है। और गवर्नमेंट ने एक कैटेगरी क्रिएट की, ALMM, ऑल इंडिया लिस्ट मैन्युफैक्चरर मॉड्यूल का मतलब सोलर पैनल। उस लिस्ट के अंदर जो भी अपने आप को पैनल कराएगा वो ही इस कैटेगरी में सोलर पैनल लगा सकता है, वो चाहे कुसुम योजना हो या फिर आने वाली सूर्योदय योजना जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके अंदर भी ALMM लिस्ट में अगर है, BIS कैटेगरी में है, तो ही वो अपना पैनल को वहां लगा पाए। उस कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व होने का क्या क्राइटेरिया फिक्स किया है? क्या वो बिजनेसमैन की हिस्ट्री चेक करने के बाद, या क्या हाँ उसमें क्या टेक्निकल क्या चीजें क्राइटेरिया उसका उसके अंदर आने का? उसके देवांश जी बहुत से नॉर्म्स, क्या कोई अलग से उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता है? और नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता, उस पर थोड़ी सी देखिए, सबसे पहले जरूरी है उसका मैन्युफैक्चर होना, जो भी इसमें अप्लाई उसको करेगा खुद मैन्युफैक्चर होना है इंडिया के अंदर, खुद उसका प्लांट सेटअप होना चाहिए, खुद प्लांट सेटअप होना उसके एवज में उससे कुछ बैंक गारंटी जमा कराई जाती है। अच्छा। बैंक गारंटी इसलिए कराई जाती है, अगर उसके मॉड्यूल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसके पूरा कोई लोड फेल हो जाए, तो कस्टमर को कहीं ना कहीं नुकसान की भरपाई थ्रू गवर्नमेंट हो पाए। उसके अलावा उसने अपनी बैलेंस शीट, अपना टर्नओवर, उसको सारा देना है। उसके अलावा उसको अपना जो सेटअप है वो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है उसके अंदर वो अपना सेटअप लगाना है। अगर उसमें लगाएगा तो उसको सब्सिडी भी प्रोवाइड की गई है, और गवर्नमेंट ने उसकी काफ़ी तरीके से हेल्प भी की है। अगर वो अपने मॉड्यूल्स को, अगर वो अपने सेल्स को बाहर से मंगाता है तो उसमें उसको कस्टम ड्यूटी में छूट भी दी गई है, अगर वो SEZ में अगर इस पैनल को इंस्टॉल करता है, इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इंस्टॉल करता है तो। अच्छा। और इतना आसान नहीं है, नहीं तो छोटा वेंडर भी इसमें जाके अपने आप को पैनल कर लेगा। बहुत सी बड़ी कंपनियां जो है क्वालिटी चेक के लिए जो है ये इस तरह की क्वालिटी चेक लिस्टिंग करी गई है, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई और तरह की सांठगांठ या करप्शन रिलेटेड, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर सेल, क्वालिटी चेक के लिए ही प्रॉपर mainly। सेल चेक होगा, BIS सर्टिफिकेट तब दिया जाएगा, वो प्रॉपर एफिशिएंसी, अगर उसकी वो सेल अपनी एफिशिएंसी पे काम कर रहा है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, रिजेक्शन में वो चला जाएगा। उसके अलावा अगर वो प्रॉपर तरीके से फिर भी काम नहीं कर रहा है तो यहाँ तक के भी उसके ऊपर रूल रेगुलेशन है कि उसकी फैक्ट्री को भी सील कर दिया जाएगा। कस्टमर के साथ कहीं भी चीटिंग नहीं होगी, कस्टमर के साथ कहीं ना कहीं जो चीटिंग नहीं होगी, जो हमारे एंड यूजर्स होंगे इसमें। तो सर मुझे ये बताइए कि अगर दर्शकों को अभी कोई अगर इंटरेस्टेड है कि उसको भी सोलर रूफटॉप के लिए अप्लाई करना है, तो क्या आप लोग उसको अप्रोच करते हैं, या वो कैसे इस स्कीम का बेनिफिट कैसे उठा सकता है? देखिए देवान जी, इंडिया में जो अभी दो स्कीम में 2 टाइप से सोलर रूफटॉप की चल रही है, मोदी जी ने अभी डिक्लेयर किया है। उससे पहले ये कैसे चल रहा था मैं उसका थोड़ा क्राइटेरिया आपको बताता हूँ। इंडिया में 2020 के बाद से 2 स्कीमें चल रही हैं। एक स्कीम है जिसके अंदर हम बोलते हैं स्टेट एम्पैनलमेंट एजेंसी, जैसे DHVBN, UHVBN, हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा से हम रहने वाले हैं, राज्य स्तर पर। हाँ, राज्य स्तर पर DHVBN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, उसको UHVBN। उसके अंदर स्टेट की एजेंसीज को एम्पैनल इन्होंने किया हुआ है। जैसे हमारी फर्म है अग्रवाल ट्रेडर्स, उसको इन्होंने एम्पैनल किया हुआ है। ऐसे एम्पैनलमेंट का मीनिंग समझिए। एम्पैनलमेंट का मीनिंग ये है कि जो भी घर, जिस भी कस्टमर को सोलर का बेनिफिट लेना है, सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाना है, तो एक लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट में से जो मॉड्यूल के इंस्टॉलर हैं, EPC कह सकते हैं हम उसको, मतलब इंस्टॉलर एजेंसी कह सकते हैं। अच्छा। हम जैसे इंस्टॉलर एजेंसी, हम मटेरियल को अवेलेबल कराएंगे। अडानी के हम डिस्ट्रीब्यूटर भी, अडानी से हम मटेरियल मंगाएंगे, माइक्रोटेक, मतलब एक तरह से एंड यूजर की भड़क खत्म करके, एंड यूजर की, और आप उसको जो है फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो जो उसका दूरी है वो किसी तरह से कम की जाए, ड्यूरेशन भी कम करी जा सके। उसके अलावा एक बात और है दिमान जी, इसमें 7 से 8 एजेंसीज अभी एमपैनल है हरियाणा के अंदर, हर कैटेगरी ओनली 7 to 8। हाँ, 7 to 8। उसके सारे टेंडर बिड किया गया था। उस टेंडर में जो क्राइटेरिया था उसका वर्क एक्सपीरियंस देख के तभी हमें गुरुकुल खेड़ा का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी करने को मिला। गुरुकुल खेड़ा पे, जिसमें दर्शकों को मैं फिर से बताऊंगा कि 265 जो है घरों को गुरुकुल खेड़ा गांव के अंदर सोलर एम्पावर्ड किया जाएगा। वो इसलिए किया गया है क्योंकि हमारी फर्म एम्पैनल थी, हमारी उनके साथ मिल, लेकिन हमारा भी जैसे मैंने आपको बताया ALMM लिस्ट में शामिल होने के लिए मॉड्यूल्स वाली कंपनियों को अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ देने होते हैं, बैंक गारंटी जमा करानी होती है। इसी हिसाब से जो स्टेट की एम्पैनल एजेंसी है, हमें भी अभी नहीं बैंक गारंटी, हम कितनी कैपेसिटी में काम कर पाएंगे, किस एरिया में काम करेंगे, वो हमें जमा करानी होती है। उसके बाद गवर्नमेंट हमें अलाउड करती है कि हम कस्टमर के यहाँ वो सोलर पैनल रूफटॉप सिस्टम लगा पाए। वो बैंक गारंटी किस लिए ली जाती है? अगर हम किसी कस्टमर के साथ चीटिंग करते हैं, किसी कस्टमर को जो नॉर्म्स हैं,
जो उन्होंने कंडीशन दी गई उस कंडीशन से बाहर का मटेरियल लगा दें। अगर कोई भी चीज़ DCR सर्टिफिकेट के मॉड्यूल्स हैं, डोमेस्टिक कंटेंट रेजिडेंट, डोमेस्टिक कंटेंट रेजिडेंट का मतलब ये है कि इंडिया में बने हुए पैनल से बाहर का पैनल अगर हमने लगा दिया तो हमारे को ब्लैक लिस्ट भी कर देंगे, उस लिस्ट से भी आउट कर देंगे, और हमारी बैंक गारंटी जो है फॉरफिट हो जाएगी, और हमारी जो सब्सिडी है जो कि हम कस्टमर को हैंड टू हैंड काट के देते हैं वो भी हमारी फॉरफिट हो एक तरह से ये जो नॉर्म्स और रूल हैं इससे आपका ब्लैक मार्केटिंग का चेक हो सकता है कि भाई आप कहीं और से गवर्नमेंट की सपोर्ट लेकर के और किसी और कंपनी से मुनाफा ना कमाए। रैंडमली हमारे सिस्टम को भी सर्वे करने के लिए MNRE की टीम जो है, स्टेट एजेंसीज जो है वो रैंडमली चेक करती है, Randomly नोडल एजेंसी है जो इस सिस्टम को हमारे चेक करती है। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा दूसरी जो स्कीम है स्टेट की स्कीम है। दूसरी जो स्कीम है आपने पूछा जैसे किस तरीके से हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं सब्सिडी के सिस्टम का। दूसरी जो स्कीम है वो है नेशनल पोर्टल स्कीम। वो पूरे इंडिया में एक जैसी है, यूनिक स्कीम है, कोई स्टेट वाइज अलग ऊपर नीचे नहीं है। स्टेट एजेंसी की स्कीम कुछ स्टेट में चल रही है, कुछ स्टेट में बंद हो चुकी है। नेशनल रूफटॉप की जो सिस्टम की स्कीम है वो पूरे नेशनल के लिए है। एक जैसी सब्सिडी है, एक जैसे नॉर्म्स हैं, एक जैसे रूल हैं, सारे पैनल एक जैसे लगने हैं, स्ट्रक्चर एक जैसे लगना है, वायरिंग एक जैसी है, और उसके अंदर जो सब्सिडी डिक्लेयर है वो भी कैपेसिटी के हिसाब से पूरे इंडिया में हर नागरिक के लिए एक जैसी है, वो कॉमन है, वो कॉमन है। नेशन वन। नेशनल रूफटॉप सिस्टम पर जाकर कोई भी कस्टमर, हमारी फर्म भी उसमें पैनल है, जाकर उस फर्म के अंदर अपनी डिटेल भर सकता है। nationalrooftop.gov.in जो गवर्नमेंट की अभी जो वेबसाइट है जो अभी जारी हुई है, और उसके ऊपर जो है एम्पैनल्ड जितने भी पार्टनर्स हैं उनके जरिए आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं कि ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह की ये सुविधा रहेगी। फिर उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और उसके आगे क्या कार्रवाई होगी सर? उसके आगे कार्रवाई होगी सर, वो अपना लिस्ट ऑफ उनके लोकेलिटी में या उनके जो नियर पॉसिबल जितने भी वेंडर हैं उनका उसको कांटेक्ट मिल ईमेल आईडी उनको अपना डालना है, और जो उसकी रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस पूरा फॉलो करना है। फिर कस्टमर खुद चूज कर सकता है अपने आप ही कि हाँ मुझे यहाँ से जो है अप्लाई करना। कस्टमर ने चूज करना है, मान लो अग्रवाल ट्रेडर्स उसने चूज किया, अग्रवाल ट्रेडर्स की सारी डिटेल उसमें खुल जाएगी, वो जाके वेंडर से कांटेक्ट करे। भाई अग्रवाल ट्रेडर्स ने पहले कहाँ लगाया है या कहाँ उसके जो कस्टमर रहे हैं, कितना रेवेन्यू रहा है, कितनी क्रेडिबिलिटी रही है, कितनी रेटिंग्स चल रही है, वो सारा उसको डिटेल वो सब उसको पता लग जाएगा वेबसाइट के ऊपर। वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर उस पर क्लिक कर सकता है। उसके बाद उसने देखा मेरे नियरेस्ट जो है वो अग्रवाल ट्रेडर्स है, वो हमसे आकर मिला, उसने पूछा कि आप सब्सिडी कितने किलोवाट का सिस्टम, हमने देखा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है उसके घर का लोड 3 किलोवाट है और वो लोगाना 2 किलोवाट चाह रहा है। अच्छा, हो सकता है उसका घर का लोड 3 किलोवाट है और उसका जो बिजली का बिल आ रहा है वो 10 किलोवाट के हिसाब से आ रहा है। तो हमें उसको गाइड करना होगा कि आपको अपना जो लोड है, सैंक्शन लोड है, वो आपको बढ़ाना होगा। और एक कंडीशन भी मैं बता देता हूँ, हमारी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंडीशन भी है हमारे सोलर के अंदर कि 100% जो उसका लोड है उतनी एफिशिएंसी का वो सोलर रूफटॉप सिस्टम अपने घर लगा सकता है। अच्छा। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, आपके घर का लोड 5 किलोवाट है तो आप 5 किलोवाट कैपेसिटी का ही सोलर सिस्टम अपने घर लगा सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं लगा सकते, कम कितना भी लगा सकते हैं, कम लगा सकते, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। इसका क्या कारण है सर? इसका कारण ये है कि देखिए इसमें बाई डायरेक्शनल मीटर यूज होता है। अगर हम अपनी डिक्लेरेशन से ऊपर सोलर पैनल अपने लगा लेंगे तो हमारे जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं हमारे एरिया में, उस ट्रांसफार्मर में जो बैक लाइट जाएगी जो बन के इसी लाइन के थ्रू जा रही है, तो ट्रांसफार्मर जो है ग्रिड फेलियर होने का चांस रहेगा। अगर आपका 5 कैपेसिटी का आपने लगा लिया सोलर सिस्टम और आपका घर का लोड 2 का है, तो ट्रांसफार्मर से जो आपका सैंक्शन लोड है वो 2 के हिसाब से है, और आपने लाइट उसको वापसी 5 दे दी, उसकी टोटल कैपेसिटी मान लो 300 किलोवाट है और सारे घरों ने बना के उसको 500 दे दिया, तो ग्रिड फेल हो जाएगी। ग्रिड फेलियर ट्रांसफार्मर बर्न्ट भी हो सकता है या कोई भी ऐसा हादसा हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट इस डिटेल को पूरा रखती है। अगर आप लगाना चाहते हैं, आपको लगता है मेरा आने वाला टाइम जो है उसमें लोड मेरा इंक्रीज होगा या मेरी जो बिजली कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगी, तो आपको क्या करना होगा, अपना लोड है 5 से 7 3 फेज में, 7 से 10 ये इंक्रीज करना होगा। ऑनलाइन बहुत आसानी से हो जाता है। उसके बाद आप एमपैनल डीलर के पास, नेशनल रूफटॉप डीलर के पास जाके अपने सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं, कुछ आसान से डॉक्यूमेंट देकर। बहुत ही आसान डॉक्यूमेंट है जो आपको उसको सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद आपकी जो सब्सिडी है नेशनल रूफटॉप के अंदर आपके अकाउंट में, जो बेनिफिशियरी का अकाउंट है उसके अंदर आपको क्रेडिट हो जाएगी विद इन 45 डेज, 30 to 45 डेज। ठीक है, आपके इस जवाब से मुझे 2-3 बातों पर जो है चर्चा को आगे बढ़ाना है। तो नंबर 1 हम शुरुआत करेंगे कि जो वोट आपने डिसाइड किया कि इतने वाट का, तो उसका क्या खर्चा आएगा? पहले तो एक मैक्सिमम कितने वाट तक के जो है लगते हैं आम घरों में हम बात करें? देखिए आम घरों में जो बात करें, जो सरकार ने रेंज अपनी तय कर रखी है, सब्सिडी की भी रेंज हम बात कर सकते हैं, 1 से लेके 10 किलोवाट तक है। 1 से लेके 10 किलोवाट तक, 2, 3, 5, 1, 2, 3, अच्छा वो कंप्लीट 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी लगा सकता है। 5 से लेके 5.5 से लेके 5.5 के बाद जो सिस्टम आते हैं वो 3 फेज के सिस्टम आते हैं। 1 से लेके जो 5.5 तक के आते हैं वो सिंगल फेज के कैपेसिटी में आते हैं।
चलिए इसमें बिल्कुल मोस्ट कॉमन टर्म हम बीच का ले लेते हैं, 5 किलोवाट, ठीक है। और 5 किलोवाट के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे, तो उसका देखते हैं कि कॉस्ट एनालिसिस करते हैं कि कितना रहेगा। मान लो हमने जो है 5 किलोवाट का सोलर रूफटॉप लगवाना होगा, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। मैं एज ए कस्टमर जो है अगर इनके पास गया, तो अब ये मुझे बताएंगे कि 5 किलोवाट का जो सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए प्रोसेस और उसके लास्ट तक का कॉस्ट सर। देखिए, सबसे अच्छा सवाल किया देवांश जी आपने, आपकी ऑडियंस के लिए। आप अगर हमारे पास सबसे पहले 5 किलोवाट की डिमांड लेके आते हैं, तो हमारा सबसे पहला, हमारी जो टीम है, जो सर्वे की टीम है, वो आपसे डिमांड करेगी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने देखा अग्रवाल ट्रेडर्स सबसे पहले मुझे बिल, हाँ डॉक्यूमेंट वाला भी आप साथ साथ कवर कर दीजिए आपने कि देखा, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर आपने नेशनल रूफटॉप पे देखा अग्रवाल ट्रेडर्स पैनल एजेंसी है जी। मैं जाके इनसे मिलता हूँ, आप हमारे ऑफिस में आए तो हमारी हमारी जो सर्वे टीम है वो सबसे पहले आपसे मंगवाएगी, सर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लाके दो। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल देखने के बाद उसमें एक वर्ड, एक टर्म होती है सैंक्शन लोड, अप्रूव्ड लोड आपका कितना है बिजली बोर्ड से। अगर उसमें 5 किलोवाट का लोड है तो वो आपको सबसे पहले ये बोलेंगे ठीक है सर आप 5 किलोवाट तक का मैक्सिमम कैपेसिटी का आप सिस्टम लगवा सकते हैं। उसके बाद देखना होता है कि फिजिबिलिटी ये देखनी होती है कि आपकी छत पे जो स्पेस है वो प्रॉपर है या नहीं 5 किलोवाट लगने का। अच्छा, हाँ, हो सकता है कोई शेडो, क्योंकि नंबर ऑफ पैनल्स बढ़ने वाले हैं उसमें। नंबर ऑफ पैनल्स फिक्स रहेंगे, 9 पैनल रहेंगे 575 वोल्ट के। अच्छा, वो फिक्स रहेंगे चाहे 1 वाट का हो चाहे 2 वाट। नहीं नहीं, 5 किलोवाट में 9 रहेंगे, 5 में 9 3 में 6 रहेंगे, ठीक, 3.5 किलोवाट अच्छा, में, अच्छा। 2 में 4 रहेंगे, ठीक है। 1 में 2 रहेंगे। हाँ। ऐसे वो फिक्स है, लेकिन अपने को स्पेस देखना होगा। हो सकता है आपके पड़ोसी की आपके छत है या कोई उसकी दीवार है, उसकी शेडो आप आ रही हो, आपके यहाँ कोई पेड़ है साइड में, उसकी शेडो उसके ऊपर आ रही हो, तो हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक बनानी पड़ती है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है। दूसरा हमें देखना होता है कि आपका वहां तक का, जिस टाइम आपने हमें अप्रोच किया आपकी है, जो टीम है, जो इंस्टॉलेशन की टीम आपकी एक है जिनके हाँ, साथ कॉन्ट्रैक्ट, वो हम विजिट करेगी, वो विजिट करेगी, और वो लोग आपको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट वो करेंगे। फिजिबिलिटी रिपोर्ट। दूसरी चीज वो ये देखते हैं कि कस्टमर ने जब हमारे को अप्रोच किया है वहां तक उसका बिजली का बिल जो है वो क्लियर है या नहीं है। अच्छा। कस्टमर डिफॉल्टिंग लिस्ट में तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर 4 से 5 महीने का कोई बिजली बिल बकाया हो, या वो बिजली बोर्ड का कोई ब्लैक लिस्टेड कस्टमर रहा हो, डिफॉल्टर रहा हो। तो ये चीज़ हमें देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर को नेट मीटर इशू तभी होता है जब वो बिल्कुल फेयर कैटेगरी में डील करता है। उसके अलावा हम सबसे पहले फिर उससे डिमांड करते हैं कि 5 किलोवाट आपका लोड है, आपकी फिजिबल रिपोर्ट हो गई है। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स कुछ बताना चाहूँगा आपकी ऑडियंस के लिए, अच्छा रहेगा। सबसे पहले उसका जो बेनिफिशियरी है, जिस नाम से वो लगाना चाहते हैं, जिस नाम से बिजली का बिल है, उसको पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसका लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल की रिसिप्ट कॉपी, रिसिप्ट जो आपने पेमेंट की है, लास्ट सबमिट किया है। लास्ट पेमेंट जो है, हो सकता है पेमेंट लास्ट 1 महीना पहले की हो, तो उसकी पेटीएम की जो होती है, या ऑनलाइन की है या कैश की है, वो रसीद। उसके अलावा हमें ओनरशिप प्रूफ हाउस की, रेजिडेंस, हाँ, वो हमें पीडीएफ में जरूरत होती है, सारी चीजें पीडीएफ में जरूरत होती है। ठीक है, ठीक है। एक फोटो खींच के स्कैनर से दे सकते हैं। ओनरशिप प्रूफ में अलॉटमेंट लेटर भी हो सकता है, रजिस्ट्री कॉपी भी हो सकती है, खास किला नंबर भी हो सकता है, खसरा नंबर, कतौनी नंबर, जो ओनरशिप क्लियर करे कि ये मेरा घर है। वो एक एनओसी टाइप में होता है कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अपने घर पर सोलर लगाने में। उसके अलावा हमें पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, और एक हमें खाली छत की फोटो की जरूरत पड़ती है। खाली छत की फोटो, वो तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आपको सबमिट वो सबमिट हो जाती है। ये चीज़ें आने के बाद फिर हम, उसके बाद हमारी टीम वहाँ विजिट करती है, सर्वे एक बार कर लिया, फिर नेक्स्ट टीम जाती है जो इंस्टॉलेशन टीम। जो हमारी सेकंड टीम है वो, जैसे फर्स्ट टीम ने हमारा सर्वे कर लिया, सेकंड टीम आपके घर पे आई, परलीन और आफ्टर की जो लेंथ है, जो स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं उसको 2 mm की उसकी थिकनेस होती है, वो लेंथ आपके यहाँ आई, और उसकी स्ट्रक्चर कटिंग कस्टमर के सामने ही वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जैसे ही कस्टमर मेजरमेंट करके कि कितने एंगल भी देखा जाता है इसमें, 18 से 22 डिग्री का एंगल होना चाहिए, साउथ फेसिंग होना चाहिए, शेडो फ्री एरिया होना चाहिए, कोई शेडो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, साउथ फेसिंग होगा तभी, जैसे जो सन की ओरिएंटेशन है, जो उसकी ईस्ट टू वेस्ट है डायरेक्शन, वो साउथ फेसिंग होने के कारण उसके ऊपर जो है इंसोलेशन बनी रहेगी जो सन रेज की है। दर्शकों को आपको समझ में आ रहा हो, इसीलिए साउथ फेसिंग का आपने, तो इन टेक्निकलिटीज का मेरा यहाँ मेंशन करने का, इंटरप्ट करने का यही था, इन टेक्निकलिटीज का ध्यान रखा जाता है कि बारीकी से उसकी डायरेक्शन भी, और जो इंस्टॉलेशन के दौरान, है ना सर। तो उसके बाद सर आप क्या बता, सोलर सेल जो होते हैं वो साउथ डिग्री अगर है, साउथ में है और 18 से 22 डिग्री है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और मैक्सिमम जनरेशन वो देते हैं। उसके अलावा लैंगिट्यूड लेटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। एरिया वाइज आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो जनरेशन है उसके मुकाबले कन्याकुमारी में अलग है, राजस्थान में अलग है, और असम में, नॉर्थ ईस्ट में अलग है। सब नॉर्थ पोल साउथ पोल का इसमें सिस्टम रहता है। फिर हमारी जो टीम है वो सिविल वर्क, और शायद यही कारण है कि जो गुजरात स्टेट है वो नंबर 1 है सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस में, और आसाम में कहीं ना कहीं ये आसाम में दिक्कत ये रहती है ना, आसाम में जो है बारिश का मौसम ज़्यादा रहता है,
वहाँ बारिश ज़्यादा होती है और लो लाइट कंडीशन भी होती है, दिन जल्दी निकलता है, शाम भी जल्दी हो जाती है। और ये थोड़ा सा कारण रहता है। उसके अलावा फिर हमारी टीम जो करती है सिविल वर्क करती है, फाउंडेशन वर्क इतना इंपॉर्टेंट है। कोई भी देखिए, आपने मिथ भी पूछे थे, कई बार कस्टमर क्या करता है, सोलर तो लगा लिया लेकिन उसका फाउंडेशन पे ध्यान नहीं दिया। अगर उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो होगा क्या, अगर 50 60 70 किलोमीटर की स्पीड से भी हवा आ रही है तो स्ट्रक्चर को उड़ा ले जाएगी, प्लेटें नीचे गिर जाएंगी, टूट जाएंगी। वो वेंडर को जाके कंप्लेन करें, वेंडर बोलेगा जी मेरी तो प्लेट टूटने की वारंटी ही नहीं है। हमें फाउंडेशन बहुत मजबूत रखनी होगी। फाउंडेशन मजबूत होगी तो 200 किलोमीटर की स्पीड से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अगर हवा आएगी, तूफान भी आएगा तो निकलेगी नहीं। फिर इस चीज पे हमारा बहुत ध्यान दिया जाता है। तीसरा जो स्ट्रक्चर हमने यूज किया है वो हवा पानी नमी से उसके अंदर किसी भी टाइप की रस्टिंग नहीं होती, जंग नहीं लगता। हाँ, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है और 120 जीएसएम की उस पर हॉट डिप कोटिंग होती है, उसके ऊपर से भी कोटिंग। हाँ कोटिंग होती है। उसके अलावा थर्ड जो हमारा काम है, फिर हमारा मॉड्यूल्स मंगवाने का काम रहता है। मॉड्यूल्स हमने ऐसा नहीं, उसकी अलाइनमेंट भी देखी जाती है और प्रॉपर कंपास से वो एंगल भी चेक किया जाता है और कंपास से साउथ कौन सी डायरेक्शन चेक की जाती है। उसके बाद मॉड्यूल्स की उसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर अलाइनमेंट करके उसकी फिर वायरिंग की जाती है। वायरिंग जो होती है मॉड्यूल्स की आपस में, वो डीसी वायरिंग होती है क्योंकि डीसी करंट जनरेट करता है। अच्छा। डीसी वायरिंग डायरेक्ट जो करंट है वो जनरेट करता है, तो डीसी वायरिंग होती है अच्छे ब्रांड की वायर से। उसके बाद इसके अंदर हम पीसीयू, सोलर ऑन ग्रिड पीसीयू जिसको बोलते हैं, पावर कंडीशनिंग यूनिट, जो पीसीयू का काम ये होता है वो डीसी टू एसी को कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमें घरों में तो एक ऐसा मोड भी चाहिए ना, हमारे 240 वोल्ट की लाइट जो आ रही है, वोल्ट की जो लाइट आ रही है ट्रांसफार्मर से, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए डीसी टू एसी कन्वर्टर के लिए हमें जरूरत पड़ती है। वो वाईफाई इनेबल्ड होता है और आरएमएस टेक्नोलॉजी होती है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में है, आपकी जेब में मोबाइल है और मोबाइल में वाईफाई है और आपके घर भी वाईफाई है, आप किसी भी वर्ल्ड के कोने में देख सकते हैं आज मेरे सिस्टम ने कितनी यूनिट जनरेट की, कितनी एक्सपोर्ट की, कितनी इंपोर्ट की। अच्छा, वो चेक रहेगा, हाउस होल्ड जो ओनर है वो चेक रख सकता है कि इतना ये जनरेट कर रहा है, अभी वर्किंग में है, दिन के अंदर डेली की डेली उसको रिपोर्ट हाँ, मिलेगी। अलार्म उसमें शो होगा तो अलार्म आ जाएगा। अच्छा। एक्सेल सीट भी वो पिछले 1 साल की मेंटेन भी कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी को डाउनलोड करके ट्रैक देख करने सकता के है। लिए। और जिस वेंडर ने लगाया जिस दिन भी बंद हो गया तो 1 मिनट में बोल देगा कि यार आपका सिस्टम बंद है, इसको आगे आप चेक करिए। तो ये चीजें आपको फैसिलिटी दी जाती है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी का जमाना है। उसके अलावा फिर हम सिस्टम को लगा देते हैं, पीसीयू को, अच्छे ब्रांड के पीसीयू को। उसमें देखते भी रहते हैं कि भाई कितने वाट आज लाइट बनी है, कितनी आगे गई है और कितनी आज टोटल कंजम्पशन हमारे घर की हुई है। उसके बाद हम डीसी वायरिंग हमारी होगी है। फिर हम एसीडीबी डीसीडीबी दोनों प्रोटेक्शन डिवाइस हैं। उन प्रोटेक्शन डिवाइस का काम क्या होता है, एसी साइड से अगर फेस टू फेस लाइट आ जाती है, सिंगल फेस का सिस्टम है, तो कोई भी हमारी डिवाइस को जो पीसीयू है वो ना जले, या हमारी वायरिंग या एमसीबी एसपीडी कोई भी ना जले। उसके अलावा डीसी साइड से भी हमारी प्रोटेक्शन दी जाती है। अगर बैक करंट कोई पैनल में आ जाए तो पैनल जले ना, पैनल के पीछे एक एमसीबी बॉक्स होता है, वो कनेक्टर का बॉक्स होता है, वो ना जले। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। प्रोटेक्शन की डिवाइस है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखा जाता है। फिर उसके बाद हम मेन वायर लगाते हैं। मेन वायर लगाने के बाद हमारी मेन वायर कनेक्ट होती है एसीडीबी बॉक्स से लेके और नीचे आपके नेट मीटरिंग पोल तक, जहाँ आपका मेन मीटर लगा हुआ है उसके साथ एक नेट मीटर और लगता है जो कि हमारी सोलर की रीडिंग को बताता जो है, सोलर रीडिंग इतनी एक्सपोर्ट हुई है, इतनी इंपोर्ट हुई है और इतनी हमने यूज की है। उसके अलावा इसमें 3 अर्थिंग का पार्ट रहता है। कई बार कस्टमर ही बोलते हैं यार 3 अर्थिंग तो बहुत ज़्यादा है, हमारे घर पे हमने लिफ्ट की करा रखी है, जनरेटर की करा रखी है, आप उसको यूज़ कर ले, लेकिन हम कभी भी उसको यूज़ नहीं करते। सेपरेट अर्थिंग करते हैं। कॉपर की, केमिकल की, हम 3 अर्थिंग करते हैं क्योंकि हमें तीनों अर्थिंग ऊपर चाहिए छत पे। छत पे किस लिए चाहिए, एक तो हमें स्ट्रक्चर की अर्थिंग चाहिए, स्ट्रक्चर लोहे का है। एक हमें लाइटिंग अरेस्टर की चाहिए, लाइटिंग अरेस्टर आसमानी बिजली का मैं बताना भूल गया, वो भी हम लगाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, 90 मीटर का रेडियस कवर करता है, कोई भी आसमानी बिजली इस सिस्टम को ताकि वो सोलर पैनल पे पड़ने की बजाय वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। और उसकी डायरेक्ट अर्थिंग जो है कॉपर वायर से हम नीचे जमीन में उसको अर्थ करते हैं। कॉपर केमिकल की रोड हम यूज़ करते हैं और उसमें केमिकल भी 25 किलो का यूज़ करते हैं। जमीन में बोरिंग करते हैं 10 फीट के ऊपर और 2 मीटर की या 3 मीटर की, जहाँ पानी का जैसे चोवा है उसी हिसाब से हम अर्थिंग को करते हैं। और इस अर्थिंग को कनेक्ट किया जाता है एक स्ट्रक्चर के साथ, एक लाइटिंग अरेस्टर के साथ और तीसरा जो है हमारे सोलर पीसीयू के साथ, ताकि तीनों अर्थिंग अब जब तक नहीं होंगी तो ये सिस्टम काम करना ही बंद कर देगा। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नेट मीटरिंग जो है बिजली बोर्ड हमें करके देता है, बिजली बोर्ड से हम नेट मीटरिंग पास करा के देते हैं कस्टमर को, कहीं भी बिजली बोर्ड का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। हमारी टीम उसके लिए घूमेगी, वो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा कराने हैं, ऑफलाइन जमा कराने हैं, जेई का सर्वे होता है, एसडीओ साहब का सर्वे होता है आपके घर पर, वो आगे देखेंगे। फिजिबल रिपोर्ट डिपार्टमेंट भी अपनी एक बनाता है कि एज पर नॉर्म्स इस वेंडर ने काम किया है या नहीं किया, तभी वो अप्रूवल देते हैं कि आप ये सिस्टम लगाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ये चीज़ें हमें सारी पास करवानी पड़ती हैं। उसके बाद नेट मीटर जो है, हरियाणा की बात करें तो 2 लैब बनाई गई हैं, हिसार में है,
रोहतक में है, और उस तरफ देखें तो पानीपत पंचकुला साइड पे भी बनाई है। तो सर टोटल एक बार मोटा मोटा खर्चा बता दीजिए कि कितना आया हमारा 5 किलोवाट वाले में, देखिए और कैसे उस पर असर पड़ता है 1 किलोवाट जनरेट करने में, पहले कितना पड़ रहा था और बाद में कितना बचाया जा सकता है। देखिए 5 किलोवाट की अगर हम एक आपने बेसिक सा ले लिया कि 5 किलोवाट की हम देख लेंगे तो बेस प्राइस क्या होता है और उसमें क्या कॉस्टिंग आती है। कस्टमर के घर की बात करें तो अच्छी क्वालिटी का अगर वो सब मॉड्यूल यूज़ करेगा, टॉपकॉन क्वालिटी के, बहुत अच्छी एफिशिएंसी का पीसी यूज़ करेगा, वायरिंग अच्छी यूज़ करेगा, अच्छे वेंडर से काम कराएगा जिसमें लाइजनिंग, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन सारी चीज़ होंगी, तो वो सिस्टम जो है उसको कॉस्ट करेगा 30 साल वारंटी के पैनल और 10 साल वारंटी पीसीयू की। माइक्रोटेक जैसे, एवल जैसे ब्रांड की बात करें तो वो सिस्टम उसको 2,80,000 के करीब करीब कॉस्ट करेगा। 2,80,000 हाँ, की। इसमें पहले जो सब्सिडी दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से वो 58,000 थी। नेशनल रूफटॉप की बात करें अब उसको 5 जनवरी के बाद मेरे ख्याल से अभी और बढ़ा दिया 70, गया। हाँ 70,000 उस पर सब्सिडी कर दी गई। 70,000। तो 70,000 सब्सिडी का बेनिफिट अगर नेट सेल में हम बात करें तो कस्टमर को 2,80,000 का जो सिस्टम है 70,000 लेस होने के बाद 2,10,000 रुपये कॉस्ट वो सिस्टम विद जीएसटी उस कस्टमर को करेगा। 5 किलोवाट का 2,10,000 के 10,000 करीब वाकई में। और इसमें खर्चा कितना कैसे बचेगा वो आप एक बार बताइए कि पहले 1 किलोवाट के ऊपर उसको कितने का। देखिए हम बात करें तो 1 किलोवाट में यूनिट जनरेशन की आप बात यूनिट करें, जनरेशन, हाँ जी। 1 किलोवाट एवरेज हम देखें पूरे साल की तो 5 यूनिट पर किलोवाट आज के दिन मोनो बाइफिशियल जो पैनल है, जो आजकल टॉपकॉन पैनल जो आए हुए हैं, 5 यूनिट पर किलोवाट आपका बना के देगा। अगर हम 5 किलोवाट की बात करें तो 25 यूनिट किसी भी कस्टमर की बनाई जा सकती है 10 किलोवाट 5 किलोवाट के सिस्टम से। 5 किलोवाट के और 10 किलोवाट सिस्टम की बात करें तो 50 यूनिट वो डेली की बना के, डेली की 50 यूनिट। और कस्टमर अपनी कंजम्पशन से आइडिया लगा सकता है, वो एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड बना सकता है, पीछे के वो अपने बिल की हिस्ट्री देख सकता है कि मुझे कितने किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जीरो हो जाएगा सोलर पैनल लगवाने के बाद। ये बात कहाँ तक सही है, या इसमें क्या ये भी एक मिथ है या वाकई में जीरो हो जाता 100% सही है। हमने भिवानी में हरियाणा के अंदर लगभग 600 सिस्टम अभी तक हम इंस्टॉल कर चुके हैं। 600 सिस्टम है? में बिल आता ही नहीं, जीरो। हम हमारे 400 ऐसे कस्टमर हैं, हमें भी अच्छा फील होता है, वो कोई फंक्शन में, पार्टी में या हमें कहीं भी मिलते हैं या उनकी मेल हमारे पास मैसेजेस आते हैं या वो गूगल पे हमारे रिव्यूज़ देते हैं, हमें जानकर खुशी होती है कि उनका बिजली बिल जीरो हो गया है। और जीरो मैं बिल भी आज तो मैं लेके नहीं आया, मैं आपको बिल आपके कैमरा में दिखाता, कस्टमर के माइनस में बिल आए हैं, लेकिन उन कस्टमर के आए हैं जिन्होंने हमसे कोई बात नहीं छिपाई। बात छिपाने का मतलब ये है उनके घर का एक्चुअल लोड 5 किलोवाट है, उन्होंने मीटर भी 5 का ही लिया हुआ है। ऐसा नहीं है उनके घर का लोड 7 किलोवाट है, मीटर 5 का ले रखा है, सोलर 5 का लगा लिया, फिर 2 किलोवाट का उनका बिल आएगा। ये तो सिंपल सा रूल है। तो घर का लोड 5 किलोवाट है तो मीटर कितने वाट का होना चाहिए सर? 5 का ही होना चाहिए, बराबर हो रहा। बराबर होना चाहिए, और 5 का ही आप सोलर लगाएं। अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके घर पे 2 एसी हैं 5 स्टार रेटिंग के, और आपके घर पे वॉशिंग मशीन है, 4 मेंबर आपके घर पे रहते हैं, पंखे हैं, टीवी हैं, कूलर है, फ्रिज है, मोटर भी है पानी की, और ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं रेगुलर। उसके बाद आप कैमरे भी हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि अब मेरे घर का लोड कितना है, एक कैलकुलेट आपने करा, तो 5 किलोवाट का आप अगर सैंक्शन लोड लेते हैं तो ये एग्जैक्ट इस क्वांटिटी के जो कंजम्पशन है 4 या 5 मेंबर घर में, गीजर भी आप यूज़ करते हैं, तो आप 5 किलोवाट का लोड ले सकते हैं। अगर आपके घर पे 4 एसी हैं या 5 एसी हैं तो आपको 10 किलोवाट के लिए जाना चाहिए। कई बार कस्टमर ये करते हैं 3 फेज का मीटर तो ले लिया, 6 किलोवाट का सैंक्शन लोड ले लिया, और उनके घर पे एसी हैं 4 घर पे, तो उनका बिल कैसे जीरो होगा फिर? हाँ, वो कहीं ना कहीं खुद से भी ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी। तो हमने इस स्कीम को चर्चा में समझा कि कैसे जो है आप भी सोलर एम्पावर्ड बन सकते हैं, सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी कंजम्पशन की ओर बढ़ सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर उसके अकॉर्डिंग, एक स्टडी के अकॉर्डिंग 67 गीगावाट तक की एनर्जी जो है सोलर जनरेट की जा सकती है, सोलर ऊर्जा से। तो देखिए, इसी पर ये चर्चा थी, और ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अनुसार, या ये जो 1 करोड़ सोलर एम्पावरमेंट का हमने टारगेट लिया है हाउस होल्ड को करने का, तो उस स्कीम को डिस्कस किया और डिटेल में जाना कि भाई इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, या कैसे जो है एंड यूज़र को फ़ायदा हो सकता है, या ये जो कंप्लीट स्कीम है इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितना इसमें बातें छिपाई गई हैं, या कहाँ कहाँ जो है यूज़र जो है, हमारा जो कस्टमर है, वो कैसे अवेयर हो सकता है, या हम लेगार्ड से अर्ली अडोप्टर या अडोप्टर कैसे बन सकते हैं, क्यों हम पीछे रहें किसी अच्छी चीज़ को अडोप्ट करने में, क्या क्या मिथ थे। तो इससे रिलेटेड हमने जानकारी मिस्टर विकास अग्रवाल, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं अग्रवाल ट्रेडर्स के, उन्होंने हमसे करी बातचीत। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्रेडिबल बिजनेस, एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन की तरह ये आनंद क्लाम स्टूडियो में आए, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों, आपका भी आभार। धन्यवाद। नमस्कार।